हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि बढ़िया हो और बढ़िया अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन 8 क्लास की सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, उसका एक टॉपिक अपन ने हिस्ट्री का पढ़ लिया था, 18वीं शताब्दी का भारत एवं मुगल साम्राज्य के पतन। आज अपना टॉपिक है 1857 की क्रांति, यानी 1857 का संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, जैसा कि इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अभी शिक्षा मंत्री जी के बयान के बाद में रीट के जिस मुद्दे ने तुल पकड़ लिया है, इसी माहौल में कई लोग कह रहे हैं कि ये किताबें पढ़ना उचित नहीं है, कोई कह रहा है गाइड पढ़ो। देखिए मित्रों, जो समझदार हैं वो व्यक्ति अपने आप इन किताबों को सुन लेगा और इनसे मतलब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये बात आप सब जानते हो। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट का एग्जाम करवाता है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये किताबें हैं, तो आप निश्चित तौर से मानिए कि प्रश्न पत्र इनमें से ही बनेगा। और वैसे तो आप सभी जानकार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध के विजय प्राप्त करके अंग्रेजों ने बंगाल में अपना साम्राज्य की नींव डाली। देखिए, अपन कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाने के बाद में अंग्रेजों की नींव पड़ जाती है भारत में पूर्ण रूप से। हालांकि अंग्रेज तो पहले भी आ चुके थे, लेकिन जो शासन करने के साथ जो नींव डाली थी इन्होंने, शासन की करने की नीति से, वो 1757 प्लासी के युद्ध के बाद में मानी जाती हैं। धीरे धीरे अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारत पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने छल कपट का प्रयोग किया, भारतीयों की आपसी फूट का फायदा भी उठाया। इस दौरान अंग्रेजों के अत्याचारों और विश्वासघातों से पीड़ित होकर भारतीयों ने कई स्थानों पर उनके विरुद्ध संघर्ष भी किया। जैसा भी अपन पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजों ने छल कपट का प्रयोग किया, मुगलों के साथ इन्होंने छल कपट किया, तभी तो भारत में इनके पांव जम गए थे। और मुगल बेचारे भोले भाले, वो तो सिर्फ युद्ध के बारे में समझते थे और उन्होंने इनकी बातों में आ गए। और इनकी बातों में आ जाने के बाद में इन्होंने अपने पांव जमा ली। यहाँ पर व्यापार करने के मुद्दे से आए थे, लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के पांव बहुत क्या हो गए, मजबूत हो गए। और फिर इन्होंने मतलब अत्याचार करने शुरू कर दिए थे अंग्रेजों ने। तो इन अत्याचारों से तंग आकर भारतीयों ने कई जगह पर इनके विरुद्ध संघर्ष भी किए। जैसे बंगाल में सन्यासियों ने विद्रोह किया, महाराष्ट्र में रामोसी जाति ने, तथा पूरे भारत में विभिन्न जनजातियों और अंग्रेज सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों ने भी समय समय पर संघर्ष किया। देखिए, ये बंगाल के सन्यासियों का विद्रोह है, महाराष्ट्र में रामोसी जाति का विद्रोह है। इसी प्रकार जो अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक जो भर्ती थे, उन सैनिकों ने भी जगह जगह अंग्रेजों का विरोध किया, संघर्ष किया। किंतु ये सारे प्रयास स्थानीय स्तर पर हुए और अलग अलग समय पर हुए, अतः ये व्यापक रूप धारण नहीं कर पाए और वह असफल रहे। देखिए, अपन कह सकते हैं 1857 की क्रांति भी हालांकि असफल मानी जाती है, तो इनका एक मुख्य कारण यही है कि ये जो इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो जो संघर्ष किया था, उन संघर्ष का एक साथ नहीं होना, अलग अलग समय पर हुए और अलग अलग जगह पर हुए। तो इनसे ये क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध सबसे बड़ी देशव्यापी क्रांति 1857 में हुई थी। देखिए, पहले छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा विद्रोह जो माना जाता है वो देशव्यापी क्रांति के रूप में अपन कह सकते हैं, वो हुई थी 1857 में। इस क्रांति को जनता का भी समर्थन प्राप्त था। देखिए, जब ये क्रांति हुई तो इनमें जनता ने भी सहयोग किया, अतः इसे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। जनता का सहयोग प्राप्त हुआ था, ये एक स्वतंत्रता संग्राम ही था, क्योंकि अंग्रेजों से मुक्त करवाना चाहते थे। तो देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 ईस्वी में हुई ये क्रांति किसी एक घटना या कारण का परिणाम नहीं थी, बल्कि विगत 100 वर्षों के अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन में जो अनुचित हस्तक्षेप किए थे, उनके विरुद्ध भारतीय जनमानस की प्रतिक्रिया थी।
इस स्वतंत्रता संग्राम में होने के कारण निम्नलिखित थे। देखिए 1757 से लेकर 1857 के 100 वर्षों के इस कार्यकाल में अंग्रेजों ने जो जो अत्याचार किए थे, उन अत्याचारों से तंग आकर ही 1857 की क्रांति हुई मानी जाती है। और देखिए 1857 की क्रांति का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये किसने कहा, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। 1857 की क्रांति को प्रथम देश का स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। अपन आगे जो अपने नोट्स पढ़ेंगे, इस पार्ट का सार पढ़ेंगे, उसमें मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। अब इनके क्या कारण रहे। स्वतंत्रता संग्राम के कारण, राजनीतिक कारण, क्लाइव ने अपनी कूटनीति से ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो एक व्यापारिक संस्था थी, राजनीतिक संस्था बना दिया। वेलेजली और हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी राज्य में अनुचित ढंग से राज्यवर्दी के प्रयास किए। देखिए जैसा कि लॉर्ड क्लाइव आता है, लॉर्ड क्लाइव ने अपनी कूटनीति से, हालांकि जो प्लासी का युद्ध है वो क्लाइव के नेतृत्व में ही लड़ा गया, तो क्लाइव ने पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाते भारत में आई थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को जो राजनीतिक संस्था बना दिया। पहले एक व्यापारिक संस्था थी, इसको राजनीतिक संस्था बना दिया। इसके बाद में लॉर्ड वेलेजली आता है, हेस्टिंग्स आता है, इन्होंने भी अंग्रेजी राज्य में अनुचित ढंग से राज्यवर्दी के प्रयास किए। अपना राज्य जैसे जैसे इन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। कालांतर में डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए नई नीति अपनाई। देखिए बाद में डलहौजी ने जो साम्राज्य हड़पने की नीति अपनाई थी, दूसरों से राज्य हड़प लेने की, तो ये भी एक नई नीति डलहौजी की थी। जिन देशी राजाओं को अपनी संतान नहीं थी एवं उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। देखिए जिन राजाओं के मतलब संतान नहीं हुआ करती थी, तो वो अंग्रेज क्या करते थे, उन राज्य को हड़प लेते थे। हिंदुओं में गोद लेने की प्रथा रही है। पुत्र नहीं होने की स्थिति में राजा लोग अपनी रिश्तेदारी या बिरादरी में से किसी लड़के को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए गोद लेते थे। देखिए जिस हिंदू राजाओं में एक ये प्रथा थी कि अगर किसी के लड़का नहीं है, संतान नहीं है कोई भी, तो किसी अपने ही रिश्तेदारों के या फिर अपने किसी भी बिरादरी में जो जो रिलेशन वाले होते हैं, मिलने वाले, उनसे वो अपना मतलब उत्तराधिकारी बना लेते थे उन लड़के को गोद लेके। राजा मरने के बाद वही लड़का राज्य का स्वामी होता था। डलहौजी ने इस प्रथा को अमान्य कर दिया। डलहौजी ने क्या किया, भाई ये तो प्रथा नहीं चलेगी, क्योंकि अगर ये प्रथा चली तो अंग्रेजों के हाथ में राज्य नहीं आएगा। उसकी ये नीति गोद निषेध नीति कहलाई। इन्होंने जो ये डलहौजी ने इसका बहिष्कार किया, इसका नाम रखा गया गोद निषेध नीति। इस नीति का प्रभाव अनेक राज्यों पर पड़ा, जैसे संबलपुर, जैतपुर, सतारा, नागपुर, बिठूर, झांसी और अवध जैसे राज्यों पर भी पड़ा था। ये राज्य थे जिन्होंने मतलब गोद निषेध नीति के तहत इन राज्यों को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। सलूमबर, जैतपुर, सतारा, नागपुर, बिठूर, झांसी, ये थे अंग्रेजों के हड़पे हुए राज्य गोद निषेध नीति के तहत। सैद्धांतिक रूप से मुगल सम्राट अब भी भारत का बादशाह था। देखिए सैद्धांतिक रूप से देखें तो मुगल सम्राट अब भी भारत का बादशाह कहलाता था, परंतु उसका अपमान किया गया, अंग्रेजों द्वारा उसका अपमान किया गया, उनको बादशाह की तरह नहीं रखा गया। सिक्कों पर उसके नाम की बजाय इंग्लैंड राजा का नाम उत्कीर्ण करवाया गया। जो भी अंग्रेजों ने सिक्के चलवाए थे, उन सिक्कों पर इन बादशाह का नाम अंकित नहीं होकर जो ब्रिटेन की जो महारानी या ब्रिटेन का जो राजा हुआ करता था, उनका नाम यहाँ पर उत्कीर्ण करवाया। इसी प्रकार पूर्व में मराठा पेशवा से उसका साम्राज्य छीनकर पेंशन दे दी गई। तो ये क्या करते थे, किसी राज्य से मतलब जो धीरे धीरे कमजोर पड़ता राज्य देखते थे, उसको हड़प लेते थे और उस राजा को एक लालच दे देते थे कि हम आपको मतलब पेंशन देंगे, सैलरी देंगे। तो इसी प्रकार मराठाओं का जो राज्य हुआ करता था, पेशवा से उसका जो साम्राज्य छीनकर उसको भी पेंशन देनी शुरू कर दी। कालांतर में उसके पुत्र नवीन पेशवा नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी गई। इससे भारतीय जनमानस में रोष व्याप्त हो गया। देखिए पहले तो इन्होंने पेंशन देनी शुरू की थी, लेकिन
जब पेशवा की पेंशन, उसके पुत्र जो नाना साहब पेशवा थे, उनकी भी पेंशन बंद कर दी गई। फिर जनता के अंदर मतलब आक्रोश पैदा हुआ कि अब तो ये तो इनकी तो नीति कुछ और है। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति से भारत के शासक चिंतित तो हो गए थे। अंग्रेजों ने साम्राज्य के दौरान भारतीय शासकों से संधियां की व उनसे वादा किया था कि अंग्रेज उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देखो, अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति थी, उस नीति से भारत के कई शासक चिंतित हो गए थे। उनको लगा कि अभी ये अंग्रेज अपने राज्य हड़प लेंगे, क्योंकि उनके पास जो संसाधन थे वो आधुनिक तरीके से, आधुनिक तरह के संसाधन थे, जो हथियार वगैरह थे। और अंग्रेजों ने जो भारतीय शासकों से संधियां की और उनसे वादा किया कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और जिन जिन से जो सहायक संधियां हुई थी, उनसे अंग्रेजों ने ये भी वादा किया था कि हम जो आपसे, आपके जो आंतरिक मामला होगा उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास दिया गया। किंतु अंग्रेजों ने पॉलिटिकल एजेंटों के माध्यम से देशी शासकों के राज्यों में निरंतर हस्तक्षेप किए गए। देखिए, जो लॉर्ड होता था उसके नेतृत्व में तो हस्तक्षेप नहीं हुए, लेकिन उनके द्वारा जो जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उनके माध्यम से, जो पॉलिटिकल एजेंट थे, उनके माध्यम से हस्तक्षेप करवाए गए। तो निश्चित रूप से वो कह सकते हैं अपन अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया था उन्होंने। प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर कुछ क्षेत्रों को हड़प लिया, जैसे अवध का राज्य। देखिए, कुछ को गोद निषेध नीति के तहत हड़प लिया गया, और अवध को हड़पा गया था वो था कि इसमें प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं चल रही है, इसी प्रकार उसको भी, अवध को भी हड़प लिया था। शासकों के अतिरिक्त सामंत वर्ग भी अंग्रेजों से नाराज था। यहाँ का सामंत वर्ग भी अपनी जनता से कर वसूल करता था तथा राजा को देता था। युद्ध के समय राजा को सैनिक शक्ति प्रदान करता था, अतः दरबार में सामंतों का सम्मान था। दरबार में सामंतों का सम्मान हुआ करता था। किंतु सहायक संधियों के बाद शासकों की सामंतों पर निर्भरता खत्म हो चुकी थी। देखिए, पहले यहाँ पर सामंत वर्ग जो जनता से कर वसूल करता था, और वो कर वसूल करके किसको देता था? राजा को देता था। लेकिन अंग्रेजों ने जो सहायक संधियां करके जो उनको पेंशन वगैरह देनी शुरू कर दी थी, उसके बाद में जो शासकों की जो निर्भरता हुआ करती थी सामंतों पर, सामंत जो कर लाकर देते थे, वो निर्भरता अब धीरे धीरे क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी, और राजाओं द्वारा सामंतों के अधिकारों में कटौती कर दी गई। इस का कारण देखिए, सामंतों पर राजा निर्भर रहता था, सामंत भी उसके प्रति वफादार हुआ करते थे। तो सामंतों के बलबूते पर राज्य भी अच्छी तरीके से चलता था। सामंत इस कारण अंग्रेजी शासन को मानते थे। जैसे मेवाड़ के सामंत, विशेषतया रावत केसरी सिंह, जो सलूम्बर के महाराणा के दुर्व्यवहार को अंग्रेजों की सह मानते थे। जोधपुर के ठाकुर अजीत सिंह आलनियावास के जो थे, पॉलिटिकल एजेंट से अत्यंत नाखुश थे। देखिए, कुछ ऐसे जो राजा थे जो अंग्रेजों के शासन से खुश थे, कुछ ऐसे सामंत भी थे जो अंग्रेजों के जो इस प्रशासन से, इस प्रकार की नीतियों से, वो उनके खिलाफ थे। जयपुर के दीवान जूथाराम ने अंग्रेजी समर्थन के बल पर जागीरदारों को उनके पैतृक अधिकारों से वंचित कर देने पर बाध्य किया। देखिए, जयपुर का एक दीवान हुआ करता था जूथाराम, अंग्रेजों के समर्थन में, अंग्रेजी समर्थन के बल पर, यानी अंग्रेजों से समर्थन प्राप्त करके जागीरदार जो सामंत हुआ करते थे, उनके पैतृक अधिकारों से वंचित कर देने में बाध्य कर दिया। और जैसे केसरी, जो सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह, रावत केसरी सिंह थे, और इन्होंने भी महाराणा के, जो मेवाड़ के महाराणा थे, उनके दुर्व्यवहार से ये उन्होंने भी विरोध किया। और ठाकुर जो अजीत सिंह थे आलनियावास के, इन्होंने भी पॉलिटिकल जो एजीजी हुआ करता था, उनका विरोध किया। उनके व्यवहार से वो नाखुश थे। और जोधपुर में आहुआ, अशोक, गुल्लर आलनियावास के सामंत शासक से नाराज थे, अपनी शक्तिहीनता के कारण अंग्रेजों को मानते थे। देखिए, ये जो सामंत थे, ये अपनी शक्तिहीनता, अपना जैसे जैसे वो कह सकते हैं कि जो इनके जो बल कम हो रहे थे,
इनकी जो ताकत, इनकी शक्ति जो कमज़ोर पड़ती जा रही थी, इनका कारण अंग्रेज़ों को मानते थे। और कहीं न कहीं ये पूरा दोष अपने शासकों को भी जाता था, क्योंकि उन्होंने जो अंग्रेज़ों से सहायता प्राप्त करके सामंतों को जो बिना काम का छोड़ दिया। शासकों और सामंतों की निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी कंपनी शासन में खत्म हो गई थी। देखिए, शासकों और सामंतों जिस प्रकार से ये स्वतंत्र निर्णय लेते थे, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता करने के बाद में ये निर्णय लेने भी उनकी क्षमता क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। उनकी धीरे धीरे क्षमता में भी कमी आने लगी और ये सारा हस्तक्षेप करने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे ये तो थे राजनीतिक कारण, अगला है सामाजिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक सुधार के नाम पर भारतीयों के जीवन में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। देखिए, सामाजिक सुधार के नाम पर कई ऐसे जैसे सती प्रथा का विरोध करना या फिर ऐसी कई प्रकार की ऐसी प्रथाएं थी भारत में, जिन्होंने अंग्रेजों को कुप्रथा ठहरा कर और उनमें भारतीयों के जीवन में जो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसकी भारतीयों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इसके अतिरिक्त अंग्रेज भारतीय नागरिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। इन्हीं के नाम पर भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। एक सामान्य अंग्रेज भी बड़े से बड़े भारतीय का अपमान कर देता था। एक सामान्य जो अंग्रेज नागरिक होता था, उनको अंग्रेजों का सहयोग प्राप्त हुआ करता था और भारत का कितना भी बड़ा व्यक्ति हुआ करता था, उनका वो आसानी से अपमान कर लेता था। भारतीय रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया गया। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। इससे भारतीय समाज में नाराजगी थी। धार्मिक क्षेत्र में सरकार ने ईसाई धर्म के प्रचार की भी छूट दे दी थी, जिससे ईसाई मिशनरियों ने समाज के कमजोर वर्ग को धर्म परिवर्तन करवाने का कार्य आरंभ किया। देखिए, एक धार्मिक कारण ये भी माना जाता है कि सामाजिक क्षेत्र में सरकार ने जो जिस प्रकार से अंग्रेजी सरकार ने ईसाई धर्म के प्रसार की छूट दे रखी थी, और उसी ईसाई धर्म के प्रसार के बल पर जो कमजोर जो वर्ग होता था, उनको धर्म परिवर्तन करवाकर ईसाई बना दिया जाता था। भारतीय देवी देवताओं की पूजा विधियों की खिल्लियां उड़ाई जाने लगी। जेल में कैदियों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था। ईसाई धर्म स्वीकार करने पर उनकी सजा में कमी कर दी जाती थी। देखो, इस प्रकार से के कई जो बहाने सुनाए जाते थे, इस प्रकार से कई उनको लालच दिया जाता था कि अगर आप मतलब ईसाई धर्म स्वीकार कर लोगे तो आपकी सज़ा कम हो जाएगी, आपको जेल से मुक्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने मतलब जो लालच सुनाकर भारतीय समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और अन्य कैदियों की तुलना में उनको ज़्यादा सुविधाएं दी जाने लगी, क्योंकि ईसाई धर्म ग्रहण कर लेने के बाद में ईसाई बनने वालों को सरकारी नौकरियों में ऊंचे पदों पर बिठाया जाता था। इस नीति ने भारतीय समाज के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध घोर विद्रोह पैदा कर दिया। देखिए, अंग्रेजों की ये दोषपूर्ण नीति ने घोर विद्रोह पैदा कर दिया, उनके प्रति असंतोष पैदा कर दिया। आगे है आर्थिक कारण, स्वतंत्रता संग्राम का आर्थिक कारण। कंपनी के शासन के पूर्व भारत एक कृषि प्रधान देश था। इसकी आर्थिक संपन्नता के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। देखिए, भारत में हकीकत में कोई सोने की चिड़िया नहीं उड़ती थी, लेकिन ये आर्थिक संपन्नता के कारण सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये विश्व के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अंग्रेजों ने सत्ता प्राप्ति के बाद इसका बेरहमी से शोषण किया। जिस प्रकार से भारत एक संपन्न राष्ट्र हुआ करता था और अंग्रेजों ने अपना जो व्यापार को केंद्र बनाकर इन्होंने इनका भारत का बहुत ज़्यादा शोषण किया। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व बंगाल एक समृद्ध प्रांत था, किंतु अंग्रेजों ने उसे इस कदर लूटा कि वहाँ भूखमरी व्याप्त हो गई थी। देखिए, भारत का सबसे संपन्न राष्ट्र के रूप में नाम लिया जाता था बंगाल का, लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रकार से यहाँ से लूट कर सामान इंग्लैंड भेजा गया कि बाद में बंगाल में भूखमरी की ऐसी आपदा पैदा हो गई थी। लाखों लोग अकाल में मारे गए। बंगाल के मैदान में भारतीय किसानों एवं दस्तकारों की हड्डियों के ढेर लगे।
देखिए बंगालों के मैदान में भारतीय किसान इतनी ज़्यादा में मारे गए और मरे गए कि उनके हड्डियों के भी ढेर, ऐसे जिस प्रकार से जानवरों के ढेर पड़े रहते जो उस प्रकार से हड्डियों के ढेर लगे मनुष्यों के। अंग्रेजों ने इनका इतना अधिक भूभाग वसूला कि किसान खेती छोड़ने को बाध्य हो गए। देखिए भू राजस्व इतना वसूला अंग्रेजों ने, जैसे भी एक खेती का कोई करता था उसका 10% भी हिस्सा किसान को नहीं मिलता था, बाकी सारा का सारा अंग्रेजी राज्य में चला जाता था। तो इससे अंग्रेज किसान खेती छोड़ने को बाध्य हो गए थे। कई पुराने जमींदार लगान नहीं दे पाने के कारण अपनी जमींदारी खो बैठे। अंग्रेजों ने जमींदारों से, जो जमींदार कर नहीं चुका पाते थे, उन जमींदारों से धीरे धीरे जमीन हड़पनी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने इंग्लैंड में बने माल को भारत में खपाने के लिए भारतीय वस्त्रों पर भारी कर लगाया और दस्तकारों पर अत्याचार किए, जिससे उन्होंने अपनी पुश्तैनी कार्य त्याग दिया। देखिए दस्तकारों पर बहुत ज़्यादा मतलब अत्याचार किया उन्होंने, जिससे इन्होंने मतलब अपना जो खानदानी धंधा होता था वो धंधा भी इन्होंने छोड़ दिया। राजस्थान में भी अंग्रेजों ने शासकों से भारी मात्रा में खराज वसूल करना शुरू कर दिया। वह आर्थिक संसाधनों पर भी अंग्रेज नियंत्रण करने लगे। देखिए राजस्थान के किसानों से भारी मात्रा में टैक्स वसूला जाने लगा, जिससे क्या हुआ था, उन्हें आर्थिक संसाधनों पर भी और अंग्रेजों का नियंत्रण करने लगे। अंग्रेजों ने अफीम एवं नमक के व्यापार पर अधिकार जमा लिया। जिस प्रकार से अफीम और नमक का व्यापार एक बहुत बड़ी मात्रा में हुआ करता था उस समय भारत में, तो इन पर भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अधिकार जमा लिया। उन्होंने बकाया खराज के नाम पर जयपुर व जोधपुर से उनके नमक उत्पादन के स्रोत छीन लिए गए। जिस प्रकार से जयपुर और जोधपुर में जो नमक की जो झीलें थी, उस झीलों को भी जो आमदनी के स्रोत हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, उनको भी अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। समस्त रियासतों में से समझौता कर नमक पर सूंगी लागू कर दी, जिससे जनता में भारी रोष फैला, जिसकी अभिव्यक्ति तत्कालीन प्रचलित लोकगीत में देखी जा सकती है। देखिए जिस प्रकार से अंग्रेजों ने सूंगी कर लगाना शुरू कर दिया तो जनता में और ज़्यादा जो रोष व्याप्त हुआ और उन्होंने अंग्रेजों का भारी मात्रा में विरोध किया। और ज़्यादा तो जनता विरोध नहीं कर पाती थी, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से उनका विरोध जताया था। देखिए उस प्रकार का एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत, कुछ लाइनें चलती थी, मारो राजा तो बोलो भालो, सांबर तो दे देनी अंग्रेज ने, पण मारा टाबर तो भूखा, रोटी मांगे तीखे लूणरी। देखिए मारो राजा तो भोलो भालो, सांबर दे दी अंग्रेज ने, पण मारा टाबर तो भूखा, रोटी मांगे तीखे लूणरी। देखिए इस गीत से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको मतलब नमक तक जो नसीब नहीं हो रहा था। तो राजा जिस प्रकार से राजा भोले भाले अपनी भोली भाली जो इमेज दिखाकर जो अंग्रेजों से सहायक संधियाँ कर ली थी, जिससे जनता में और ज़्यादा जैसे आपदा व्याप्त हो गई थी। ठीक इसी प्रकार आड़ोती में अफीम की पैदावार एकाधिकार स्थापित करने के लिए बंगाली अफीम के मुकाबले यहाँ अफीम को नियंत्रित करने हेतु भारी कर लगाए गए। यहाँ के किसानों एवं व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। इससे यहाँ भारी मात्रा में तस्करी बढ़ी और खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। संपूर्ण राजपूताने में नमक से अंग्रेजों ने भारी मुनाफा कमाया और राजपूताने के अन्य संबंधित उद्योग धंधे नष्ट हो गए। इन्होंने धीरे धीरे अफीम पर कर लगाना शुरू कर दिया। और जो जिस प्रकार से आड़ोती और चित्तौड़ में ज़्यादातर अफीम होता था, यहाँ पर आड़ोती और ढूंढाड़ क्षेत्र में यहाँ पर उन्होंने भारी टैक्स लगाकर ये क्षेत्र भी अपने अधिकार में ले लिए थे। अगला कारण है सैनिक कारण। देखिए सैनिक कारण क्या रहा, जिससे जो 1857 की क्रांति शुरू हुई। अंग्रेजों की सेना में अधिकांश अवध के सैनिक थे। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के बाद इन सैनिकों के मनोबल को बड़ा धक्का लगा। देखिए अपने राज्य के प्रति ये तो समर्पित सैनिक थे और अवध को अंग्रेजों ने अपने अंदर मिला लिया तो इनका मनोबल भी गिरने लगा। उनके मन में विद्रोह के अंकुर प्रस्फुटित होने लगे। कई सैनिक अपनी परंपराओं के अनुसार रहन सहन एवं खान पान करना चाहते थे। देखिए कई सैनिक ऐसे थे कि अपनी राज्य में रहते हुए अपने हिसाब से रहना पसंद करते थे, लेकिन अंग्रेजी जो राज्य के अधिकार में ये जो संभव नहीं था।
ये बाल दाढ़ी रखते थे, पगड़ी या साफा बांधते थे। अंग्रेजों ने इस पर पाबंदी लगा दी, जिसे सैनिकों ने अपना घोर अपमान समझा। भारतीय सैनिकों को मान्य परंपराओं के विरुद्ध बाह्य देशों में भेजा जाने लगा। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने सहायक संधियां की थी, तो उसकी जो सेना रखी गई साथ में, उस सेना से ये मतलब प्रोमिस किया गया, उनसे वादा किया गया था कि आपको बाहर कहीं नहीं भेजा जाएगा। और बाद में धीरे धीरे करके उनको बाहर भेजा जाने लगा, जिससे क्या कि अपने राज्य में वो हस्तक्षेप नहीं कर पाए। हालांकि अपने राज्य में होते हैं तो सैनिक अपना राज्य की रक्षा के लिए कुछ भी करते, विद्रोह भी कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इनको बाहर भेजना शुरू कर दिया। इससे अंग्रेजों के प्रति उनकी नाराजगी बढ़ गई। भारतीय सैनिकों को वेतन भी कम मिलता था, उन्हें वर्दी के पैसे भी स्वयं को देने पड़ते थे। डाक द्वारा उनका निःशुल्क पत्र व्यवहार पत्र भी बंद कर दिया गया। देखिए, उनको वर्दी भी खुद के पैसों की पहननी पड़ती थी, और अगर किसी को संदेश वगैरह भेजना है, डाक या पत्र भेजना था, उस पर भी सैनिकों की पाबंदी लगा दी। सैनिक कोई मतलब अपना संदेश नहीं पहुंचा सकते थे। और सैनिकों में असंतोष का सबसे जबरदस्त कारण कारतूसों पर गाय एवं सूअर की चर्बी होना था, जिन्हें काम में लेने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, तथा इन सभी कारणों का अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना पैदा हो गई। देखिए, जो अंग्रेजों के समय जो कारतूस प्रयोग में लाए गए थे, जो नई राइफल प्रयोग में लाई गई थी, उसमें लगने वाला जो कारतूस था, उसको मुंह से खोलना पड़ता था। मुंह से खोलने पर उनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगाई हुई थी, जिसमें मुस्लिम और हिंदुओं में और ज़्यादा रोष व्याप्त हो गया कि ये तो अपने धार्मिक जो भावना को ठेस पहुंचा रहे। इसका ये एक तत्कालिक कारण माना जाता है, जिससे 1857 की क्रांति शुरू मानी जाती है। तो आज अपने 1857 की क्रांति के कारण पढ़े, क्यों 1857 की क्रांति हुई, और आगे अपन इस टॉपिक को पूरा करेंगे, और फिर इनके सार और प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण बनते हैं, वो प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियो को अंत तक, और हमेशा ऐसे ही वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए।